यस्टरडे तक हमने क्या किया था, वेस्ट एशिया, ठीक है। बाकी आप लोगों ने उसको अपडेट करना है। अब्राहम अकॉर्ड्स, इंडिया के विजिट्स उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है, और उनके प्राइम मिनिस्टर के यहाँ विज़िट, क्या क्या हमने MOU साइन किए हैं, क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए हैं और किस किस चीज़ में हमारी पार्टनरशिप उनके साथ चल रही है। डिफेंस, एग्रीकल्चर और वाटर, ये 3 तो कंफर्म है। क्यों एग्रीकल्चर? क्यों? इजराइल में क्या, कौन सा एग्रीकल्चर वो लोग अडॉप्ट किया हुआ उन लोगों ने? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। और इंडिया भी अभी वाटर स्कार्स कंट्री बनता जा रहा है, हमारा वाटर टेबल काफ़ी रिसीड कर रहा है, तो इसीलिए हमने उन लोगों से ये एग्रीकल्चर को कैसे अडॉप्ट करना है, हम उनसे ये सीख रहे हैं, ठीक है। इसी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारी चल रही है। काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स भी हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग हमें टेक्निक्स दे रहे हैं। प्लस अभी इंडिया का वहाँ पे डायस्पोरा कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। इजराइल में इंडियंस अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, स्टूडेंट्स के तौर पे, या फिर नर्स, जो मेडिकल पैरामेडिक्स होते हैं वो हम लोगों के द्वारा ही वहाँ पे भेजे जाते हैं। जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको शायद पता होगा कि केरला से मैक्सिमम जाते हैं मेडिक्स, है ना, नर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, असिस्टेंट्स वगैरह। तो वैसे ही इजराइल में भी अब, और वहाँ पे एक और चीज़ में इंडियंस बहुत हैं, वो है हाउस कीपिंग जॉब्स, ठीक है, मेड टाइप का जो रहता है। तो इस पे आपको फोकस करना है, इसकी डेफिनेशन ढूंढनी है। पढ़ी है ये ज्योग्राफी में? किस किस ने पढ़ी है ज्योग्राफी? ड्रिप इरीगेशन, है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और कुछ? एक्वाकल्चर, एक्वापॉनिक्स यू आर टॉकिंग अबाउट, है विदाउट सॉइल, पानी में ही आपके पेड़ उगाए जाते हैं। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कुछ और है, ठीक है, इसको ढूंढो क्या है ये। ओके, मे बी इसकी डेफिनेशन जो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक में है, शायद 12th में, मेरे को नहीं पता किसमें है। यस किया है। ये आपको जो बुक मिली है ना, किसकी, IR की मिली है ना? अभी नहीं मिली, IR की नहीं मिली, उसमें लिखा होगा ये सब कुछ, मैंशन होगा, ठीक है। जहाँ तो आप उसमें से कवर कर लेना, या फिर आप खुद से न्यूज़पेपर से उठा लो। ओके, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया वियतनाम। वेयर इज वियतनाम? व्हाट्स द कैपिटल ऑफ वियतनाम? कौन कौन बोल रहा है? व्हाट्स द कैपिटल? हनोई। आज हो ची मिन। एक सेकंड, कहाँ है वियतनाम? हनोई, हनोई, हनोई। वियतनाम नाइनटीन 47 में जब हम लोग क्या हुए थे, आज़ाद, ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए। उसके बाद उस टाइम पे 1947 के टाइम पे क्या चल रहा था पूरे वर्ल्ड में? 2 सुपर पावर्स आपस में फालतू की लड़ाइयाँ लड़ रही थी। इसी बीच इनकी क्या शुरुआत हुई थी? पहला सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया, स्पुतनिक। पहला कॉस्मोनॉट भी इन्होंने लॉन्च किया, क्या नाम था उसका? पहला बंदा जो स्पेस में गया था, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी देखते रहो मैं कैसे पकड़ता हूँ।
तो पहला सैटेलाइट तू गया अब, और पहला बंदा, और पहला कुत्ता कौन सा था? शाबाश। कौन, क्या नाम है? मंकी कौन सा था पहला? मंकी भी था? नहीं था? पक्का? चिंपैंजी था। पहला मून लैंडर कौन सा था? पहला मून लैंडर कौन सा था? आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेस क्राफ्ट। स्पुतनिक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? गुड, थैंक यू सो मच। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पहला बंदा कौन सा था जिसने पाँव रखा था? दूसरा? रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है गैस करके, नहीं पता आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं पता। पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, ऐसे नहीं पता आप लोगों को, मैं श्योर हूँ। हमें भी नहीं पता क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं जानता है। अभी नहीं, ये पहले हो चुका है। ये बिकॉज ऑफ स्पेस रेस की वजह से, क्योंकि ये लोग इन दो मामलों में आगे निकल चुके थे, इनको कोई जगह मिल नहीं रही थी कहीं घुसने को, तो इन्होंने बोला चलो मून पे चल रहे हैं, ठीक है। हमारी पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च हुई थी? कहाँ से? आर यू श्योर? श्रीहरिकोटा से? डेफिनेटली। अरे कहाँ से लॉन्च हुई थी हमारी पहली सैटेलाइट? किसने की थी लॉन्च? कहाँ से की थी लॉन्च? मैडम, रशिया, फ्लोरिडा इज इन यूएसए। व्हाट आर यू टॉकिंग? दीज आर द कोल्ड वॉर एयर्स। मरवाओगे क्या? वो कैनेडी 10 बार जिंदा होकर 10 बार मर जाएगा, क्या बोलती है? पता करके आना। ये क्वेश्चन था केएस के एग्जाम में कि पहली सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च हुई थी, और सब के सब सतीश धवन स्पेस सेंटर मार के आए हैं, श्रीहरिकोटा। दैट वाज नॉट द आंसर। अरे चचा यार, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। आई एम टॉकिंग कि पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा कहाँ से लॉन्च हुई थी? बता। बस इसी में तेरे 2 मिनट चले गए और 2 क्वेश्चन छूट गए फ्री के, क्योंकि यू स्टार्ट गैसिंग, और गैस आप कहाँ करते हो जहाँ आपको नहीं पता होता है, फ़ायदा ही नहीं है, ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ढूंढ के लाना। ओके, अरे छोड़ ना, क्या करना है, फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करना है यार। ओके, अब इनकी कोल्ड वॉर के चलते हुए इंडिया उस टाइम पे आज़ाद हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नेहरू, ठीक है। इंडिया ने अपनी प्रीमियरशिप को चलाने की कोशिश की, एंड नेहरू विद द हेल्प ऑफ इंडोनेशिया एंड अदर कंट्रीज लॉन्च्ड नॉन अलाइन मूवमेंट। नेहरू बोला कि भाई साहब, ना हमने तुम्हारी साइड जाना ना तुम्हारी साइड जाना, तुम दोनों ने हमें बहुत घसीटना है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम एक थर्ड फ्रंट खोलने जा रहे हैं, हम एक थर्ड फ्रंट खोलने जा रहे हैं, ठीक है। उसी बीच कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए जो है, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए एशिया में अपने पैर पसार रहा था, और वियतनाम एक कंट्री बनने जा रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसएसआर, ओके। और यूएसए वियतनाम में घुसा, और यूएसएसआर कहां घुसा? क्यूबा। कहां है क्यूबा? कहां है क्यूबा? ये रहा क्यूबा। इसकी कैपिटल क्या है? हवाना, ठीक है। यूएसएसआर क्यूबा में, क्योंकि यहां भी फिडेल कास्ट्रो नाम सुना है, चे गुवेरा नाम सुना है ना? नहीं नाम सुना? फोटो देखोगे तो याद आ जाएगा, पक्का पक्का देखा होगा आपने उसका फोटो।
ये बंदा इंदिरा गांधी का भाई था, मतलब मुंह बोला भाई बना हुआ था, फिडल कास्ट्रो। नो क्यूबा का था ये, क्यूबा का। ओके, अब इसी बीच यूएसए कहाँ घुस गया यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए? वियतनाम में। इनकी वहाँ पे क्या शुरू होगी? लड़ाई। ठीक है, आफ्टर 1947 इंडिया को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था इन कंट्रीज़ में। किन कंट्रीज़ में? ईस्टर्न वाली साइड। इंडिया को कुछ खास इंटरेस्ट इनमें नहीं था। यहाँ पे लड़ाई चल रही थी यूएसए और वियतनाम की, आप सबको पता ही है। ठीक है, ये आपने 8th की हिस्ट्री में, 10th की हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाँ, नहीं पढ़ा, थैंक गॉड। ठीक है, अब इसी बीच इंडिया ने अपना रिलेशन इस्टेब्लिश कैसे किया वियतनाम के साथ, वो देखने वाली चीज़ थी। क्योंकि इंडिया किस पे रिलाई कर रहा था? नॉन अलाइंड मूवमेंट पे। और यहाँ पे पंगा किसके साथ चल रहा था इसका वियतनाम का? यूएसए के साथ, जो कि एक सुपर पावर थी। और इंडिया कहता था कि हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे भाई, हमें तुमसे कोई भी मतलब अब नहीं है। ठीक है, तो इंडिया ने वियतनाम को बोला कि हम दोनों क्या है? सिर्फ सिंपल, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, हम सिर्फ एक क्या है? फ्रेंड है। क्योंकि हमारी कोई खास पार्टनरशिप उनके साथ थी नहीं, ना इकोनॉमिकल फ्रंट पे थी, ना ही स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे थी, ना ही डिफेंस की थी, ना ही कोई और कल्चरल वगैरह कुछ ऐसा हमारे साथ उनका टाइप था ही। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी लगातार। देन 1970s में जाके जब यूएसए वहाँ से गया वापस, ठीक है, उसके बाद इंडिया ने क्या लॉन्च की? इंडिया ने लॉन्च की लुक ईस्ट पॉलिसी की। थोड़ा इस तरफ भी देख लो भैया, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं। देन इंडिया ने कंसीडर किया किसको? वियतनाम को। वाई वियतनाम? और भी तो कंट्रीज थी, वियतनाम को ही क्यों कंसीडर किया? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैप देखो। क्योंकि ये चाइना से टच करता है बाउंड्री, पहली बात। ठीक है, दूसरा इसके सामने एक और ओशन है, दैट इज साउथ चाइना सी। ठीक है, तो इंडिया ने अपना एक पैरामीटर सिक्योर करने के लिए वियतनाम के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई। क्लियर? बैकग्राउंड समझ आ गया? थोड़ा सा लिख लो। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया वियतनाम गुड रिलेशन। शॉर्टकट में लिखो, शॉर्टकट में। ओके, क्योंकि पूछेगा तो कोई है नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया वियतनाम गुड रिलेशन। 1964 यूएस वियतनाम वॉर। 1964 यूएस वियतनाम वॉर। इंडिया सपोर्टेड वियतनाम अगेंस्ट यूएसए। इंडिया सपोर्टेड वियतनाम अगेंस्ट यूएसए। 1972 पेरिस एकॉर्ड। पेरिस एकॉर्ड, इसको अंडरलाइन कर लेना, पेरिस एकॉर्ड। यूएस वियतनाम वॉर एंडेड। ओके, इंडिया हैड डिप्लोमेटिक टाइज विद वियतनाम। Okay, then next heading, end of Cold War. End of Cold War. India came out with Look East policy. India came out with Look East policy. End of Cold War heading डाला, उसके नीचे India came out with Look East policy, under which India created, that's a very important point, India created separate division in Ministry of External Affairs, Ministry of External Affairs for Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam. For Cambodia, Laos, म्यांमार एंड वियतनाम। समझ आया?
इनके लिए अब एक अलग डिवीजन बन गई, ठीक है, एक अलग लेवल का बंदा बैठेगा और इनसे डील करना कैसे करना है वो सब वो बंदा डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इंटीग्रेटेड विद आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सुना इसके बारे में? इंडिया इंटीग्रेटेड विद आसियान because Vietnam was also part of it. कितनी कंट्रीज हैं आसियान में? 10। RCEP में RCEP का पता है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसके साथ इंडिया ने भी, उन्होंने आपस में फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन कर लिए, इंडिया ने उनके साथ साइन नहीं किया, याद है कुछ 2 साल पहले? और कौन सी कंट्री? टोटल कितनी कंट्री बनती हैं? आसियान तो 10 है, RCEP में कितनी बनती हैं? इसको बोलते हैं 10+6 आसियान। USA, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, शायद इंडिया, फिर न्यूजीलैंड है शायद, है ना, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट, at the end of Cold War, US-Vietnam ties also improved. At the end of Cold War, US-Vietnam ties also improved because of China factor. Because of China factor, China at that time was emerging economy and had land boundary with Vietnam. ओके, अब US और वियतनाम के टाइज अच्छे हो गए, इंडिया और US के टाइज अच्छे हो गए, वो थे ही क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट के चक्कर में। इसी के चलते इंडिया और वियतनाम के टाइज भी और अच्छे हो गए, और इन्हीं के चलते आफ्टर कोल्ड वॉर इंडिया और वियतनाम के टाइज किस में बदल गए? स्ट्रेटेजिक में, बोले तो डिफेंस, बिकॉज ऑफ US इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू। ओके, US ने इंडिया को बोला कि अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ क्योंकि उसके ऊपर चाइना है, और चाइना एक बहुत राइज करती हुई कम्युनिस्ट पावर है, जिससे मेरे को नहीं तेरे को भी तकलीफ होने वाली आने वाले टाइम में। तो भैया उसके पड़ोस में जाओ, जैसे वो तेरे पड़ोस में आके घुसा हुआ पाकिस्तान के साथ पंगे ले रहा है, तू भी घुस जा। तो इंडिया भी कहाँ घुस गया? वियतनाम में। समझ आया? लिख लो इसको अपने हिसाब से। मंगोलिया, ये जब मैं चाइना डिस्कस करूँगा ना फिर आएगा, अभी नहीं, अभी मंगोलिया नहीं चल रहा, अभी वियतनाम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ द रिलेशंस हैज बीन डाइवर्सिफाइड टू टू एस्पेक्ट, वन इज इकोनॉमिकल, अनदर वन इज स्ट्रेटेजिक। समझ आया? ठीक है, अब दो तरह के रिलेशंस हमारे उनके साथ एस्टेब्लिश हो गए। इकोनॉमिकल थे किसकी वजह से? और ये थे USA की वजह से। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी में क्या हुआ? लिखो, हेडिंग डालो, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी में क्या हुआ? इन 1995 इंडिया साइंड MOU with Vietnam on defense cooperation.
इंडिया साइंड MOU विद वियतनाम ऑन डिफेंस कॉपरेशन। कॉपरेशन 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 कोऑपरेट करना, ठीक है। MOU बेसिकली क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों देशों के बीच में। अरे वो तो मेरे को भी पता है। और होता क्या है इसमें, क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स पे सहमति बन जाती है, ठीक है। उन पॉइंट्स पे वो लोग क्या करते हैं, फिर वो मिल के काम करते हैं, ओके। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी MOU अगर हमने साइन किया, जैसे चाइना के साथ फर्ज करो कि हमने MOU साइन किया, इश्यूज बहुत सारे हैं। इशू सिर्फ बॉर्डर का ही नहीं है, इशू अक्साई चीन का नहीं है, इशू मैकमोहन लाइन का भी है, डिस्प्यूटेड बाउंड्री का है, तीसरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, चौथा हमें वहाँ पे सस्पिशन रहता है एक दूसरे के साथ, उसके बाद इकोनॉमिकल टाइज। अब अगर हमने MOU साइन किया एक पॉइंट पे, हमने चाइना के साथ गए, मिले, खाए पिया और बोला कि MOU साइन कर ले बॉर्डर पे। चाइना बोलेगा बॉर्डर में क्या, बॉर्डर में तो बहुत कुछ है, बॉर्डर में हमारे पास बॉर्डर भी नहीं है, बॉर्डर में हमारे पास सामने जो है ये क्या बोलते हैं उसको, तेरे भी उधर हथियार हैं, मेरे भी इधर हथियार हैं, हम दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। बॉर्डर में क्या, तो हमने उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, उसको बोला कि हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो वो पॉइंट क्या होगा कि हम पहले एक बॉर्डर पोस्ट बनाएंगे, तो वहाँ से फ़ोन करेगा तो इंडिया वाले को समझाएगा क्या मसला चल रहा है, इंडिया वाला यहाँ से फ़ोन करेगा तो तेरे को समझाएगा कि क्या मसला चल रहा है, वो बोलेगा ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग का। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और जो पॉइंट से सहमति बन जाती है दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर द MOU, ओके। लिखो, MOU is a mechanism to improve relation with other countries. It is an expression to improve relation with other countries. It is an expression of interest where one country desire to improve relation with other country in specific sector. माइंड दिस टर्म, स्पेसिफिक सेक्टर। किसी एक पॉइंट पे सहमति बनेगी, सब पॉइंट पे सहमति नहीं बनती, ओके। और इसमें क्या होता है, MOU में क्या होता है, सबसे पहले तो उस चीज़ की जिससे में सहमति बनानी है, ठीक है। हमने बोला कि बॉर्डर को देखेंगे कि बॉर्डर को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या होगा, पहले एक स्टडी ग्रुप बैठेगा, वो स्टडी करेगा कि बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। दूसरा ग्रुप कौन सा आएगा, एक्सपर्ट्स का, वो बताएंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इनको ऐसे हल किया जा सकता है। तीसरा ग्रुप वो आएगा जो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे काम करेगा, ठीक है। सो देयर विल बी 3 ग्रुप्स एस्टैब्लिश अंडर दिस MOU। फर्स्ट वन, जॉइंट स्टडी ग्रुप, अक्सर आप न्यूज़ में पढ़ते हो, जॉइंट स्टडी ग्रुप। सेकंड, जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप, joint expert group, and the third one is joint working group, ओके। जैसे अभी COP26 हुआ, COP26 में सबको पता था कि क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम चल रहा है, ये सबको पता था, इस पे सबकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब उस पे उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया, उस स्टडी ग्रुप ने बोला कि हमें सबसे पहले मीथेन पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। उस स्टडी ग्रुप ने क्या बोला, मीथेन पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस स्टडी ग्रुप की बात कहाँ गई, एक्सपर्ट्स के पास, साइंटिस्ट के पास। उन्होंने बोला सही कह रहे हो, क्योंकि उसका वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है सर, तो हमें उसको हटाना, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के देखेंगे बाद में। तो उसके बाद कौन सा ग्रुप आया, वर्किंग ग्रुप, उसने आके इसको फाइनल कर दिया और अल्टीमेटली उस पर एक साइन हो गया, वो मीथेन का प्लेज साइन कर लिया उन लोगों ने। ऐसे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन 2000 मतलब 2000 में क्या हुआ, नेक्स्ट जो इनका आपसी समझौता हुआ, इंडिया वियतनाम डिफेंस प्रोटोकॉल वाज साइंड। इंडिया वियतनाम डिफेंस प्रोटोकॉल वाज साइंड अंडर विच, फर्स्ट पॉइंट,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ बोथ कंट्रीज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ बोथ कंट्रीज will have interaction annually, will have annual interaction. ठीक है। सेकंड, MRO फैसिलिटीज, MRO फैसिलिटीज फॉर MiG-21 जेट्स इन इंडिया, MRO फैसिलिटीज फॉर MiG-21 jets in India. Okay. Maintenance, repair and overhaul facility, maintenance, repair and overhaul facility was established in Bengaluru by Russia. Because India is the largest buyer of MiG fighters. India is the largest buyer of MiG. वो अभिनंदन कौन सा जहाज उड़ा रहा था? ओल्ड हो चुके हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पे देखना, बड़े लगे होते हैं, उड़ते रहते हैं वहाँ पे मजे मजे में। ओके। अनदर फॉरम्स फॉर इंट्रैक्शन विद वियतनाम, और कहाँ कहाँ हमने इनके साथ इंट्रैक्शन बढ़ा रखी है अपनी। अनदर फॉरम्स फॉर इंट्रैक्शन विद वियतनाम, फर्स्ट ADMM फोरम, फोरम FORUM फॉर इंट्रैक्शन विद वियतनाम, ADMM, फर्स्ट वन ADMM, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग फोरम, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग फोरम, टोटल 16 कंट्रीज। नेक्स्ट, मिलन एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज, मिलिट्री और नेवी की। ठीक है, ये तो हो गए हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज, हमने उनके साथ कैसे धीरे धीरे डेवलप किए। अभी वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का भी प्रस्ताव रखा है, अभी फिलीपींस ने तो ले ली है, वियतनाम अभी लेगा बाद में। ठीक है, तो हम इन एशियन कंट्रीज़ के लिए क्या बोलते हैं, अपना एक डिफेंस का प्रोडक्शन है ना, वो आत्मनिर्भर भारत में हम काफ़ी अब सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं। सो थैंक्स टू रशिया। अब नेक्स्ट है कमर्शियल टाइज या कमर्शियल डिप्लोमेसी। नाइनटीन 1990s तक इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, लाइसेंस राज। आपको कुछ भी करना है होगा तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो लोग हरास करते थे। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होता था, है ना, अक्सर सुनते हैं हम। वियतनाम का भी यही हाल था। वो भी क्या था, लेकिन वहां पे लड़ाई डायरेक्ट हुई यूएसए के साथ और उन लोगों की तो हालत खराब हो चुकी थी। सो आफ्टर 1990s दोनों कंट्रीज अपने आप को क्या करती हैं, ओपन करती हैं फॉर रिफॉर्म्स, और अपनी इकॉनमी को ओपन कर देती हैं। LPG रिफॉर्म्स जिनकी हम बात करते हैं। उसके बाद इंडिया ग्रो करना शुरू करता है इकोनॉमिकली, तब वियतनाम इसकी प्रेज करता है और इंडिया उसकी प्रेज करता है। ये एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, ठीक है। देन वियतनाम बोलता है इंडिया को कि भाई तेरे पास मैंने सुना थोड़ा सा पैसा है, तो थोड़ा पैसा मुझे दे दे यार, मैं गरीब हूँ। इंडिया बोला कितना चाहिए, क्या करना है, पर्पस बता, पैसा क्या करेगा। जैसे हम किसी दोस्त से मांग लेते हैं यार 1000 रुपये देना, बोलते क्या करेगा, तो अगर बोलोगे ये तो फिर वो बहाने मारेगा, है ना, आज ही वो ना सुबह लेके गया मेरे से ना, वो उसने पहले भी नहीं दिए मेरे को 2000 रुपये, मुश्किल है। तो इंडिया पूछा पर्पस क्या है, ये बोला कि मुझे क्या लेना है, मशीन खरीदना है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इंडिया बोला कितने का मशीन है,
इसने कितना बोला, इसने बोला 100 रुपये का मशीन है, ठीक है। बाद में जब इसने रेट पता करवाया वियतनाम ने, तो वो इसको कितने का मिल रहा था, 80 रुपये का। बट इंडिया ने उसको कितने दिए, 100 रुपये दिए। किस बेस पे, लोन दिया। उसका इस्तेमाल कितना हुआ, 80 रुपीज़, 20 रुपये उसके पास बच गए, ठीक है। लेकिन इंडिया अब कितना कंसीडर कर रहा है उसको, पूरे को 100 रुपये, और उस पर पूरे को क्या लेगा इंडिया, लोन क्या होता है, इंटरेस्ट लेगा। तो वियतनाम के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि यार हमारा खर्चा कम हो रहा है, हम लोन ज़्यादा ले रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ रहा है, तो ये जो अनयूज्ड अमाउंट है इसका क्या करें। तो उसने फिर इंडिया को फ़ोन किया कि चाचा ठीक है तुम पैसा दे रहे हो, लेकिन कुछ और मैकेनिज्म ढूंढो यार, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लोन नहीं चलेगा। तो वो बोला, इंडिया क्या बोला, इंडिया बोला चलो ठीक है आप क्या कर लो, LOC ले लो मेरे से, लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या फ़र्क होता है, अभी इंडिया ने श्रीलंका को भी दिया है, अभी फ़र्क समझ आएगा। लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, अगर आप बैंक में जाओगे लोन लेने तो वो सबसे पहले ये पूछेंगे कौन सा लोन लेना है। बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपका पर्पस क्या है लोन लेने का। तो लोन में क्या आता है सबसे पहले, पर्पस, ओके। बट अगर आप किसी मनी लेंडर के पास जाओगे वो आपसे पर्पस नहीं पूछेगा, वो बोलेगा वापस कब देगा और गिरवी क्या रखेगा। तो इसमें नो पर्पस, ओके। पर्पस होने की वजह से ये क्या बन जाता है, थोड़ा सा रिजिड, मतलब आपको उसी दायरे में काम करना है जिस दायरे में आपने लोन लिया हुआ है। ये बिना पर्पस के कैसा बन जाता है, फ्लेक्सिबल। आपने मनी लेंडर से पैसा उठाया, आप कहीं भी लगाओ पैसा, वो थोड़ी ना पूछेगा, उसको पैसा वापस कब मिलेगा वो उससे मतलब है, क्लियर। थर्ड थिंग, इसमें अमाउंट भी क्या होता है, फिक्स रहता है, और उसी अमाउंट पे आपको क्या चार्ज किया जाएगा, पूरे पे इंटरेस्ट, क्लियर। बट लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट में सर ये होता है कि आपने लिए 100 रुपये, आपके खर्च हो रहे हैं 50 रुपये, तो जितने खर्च हुए उतने पे ही आप क्या दोगे, समझ आया। ये था लाइन ऑफ क्रेडिट, वो आप आगे यूज़ करो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट जो आपने खर्च कर दिया है फिलहाल एक फाइनेंशियल ईयर में, आप उसी पे क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, क्लियर। देन इंडिया मेड दिस एग्रीमेंट एंड लॉन्च द लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर वियतनाम। फिर वियतनाम को थोड़ी सी ठंडक मिली कि हाँ ये ठीक है, समझ आया। उसके बाद इंडिया ने गजब लोन देना शुरू किए, मतलब ये लाइन ऑफ क्रेडिट में पैसा बांटना शुरू किया। तो ऐसे ही हमारे कौन से टाइज बने इनके साथ, कमर्शियल टाइज बने। एक पॉइंट क्लियर हो गया, लिखेंगे इसको, लिख लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसमें देखो, ये तो पता चल गया आपको लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अब इसमें आप क्या करोगे, FDI की वैल्यू काउंट करोगे, लेटेस्ट डाटा। इसमें फिक्स नहीं है सर, इसमें जितना चाहिए आप ले सकते हो। लाइन ऑफ क्रेडिट में टाइम पीरियड कहाँ से आएगा, ये एक लाइन आपने लॉन्च कर दी, आपको जितना पैसा चाहिए आप फ़ोन करोगे मिल जाएगा, जितना यूज़ करोगे उतना पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बस इसमें ये होता है। लोन क्या होता है, लोन एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, आप सही कह रहे हो, लोन एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। जैसे आप गाड़ी का लोन करवाते हो तो उसमें हम क्या बोलते हैं, कितने साल की किस्त करवाई तूने, वो बोलता 10 साल की करवाई, कितना कटेगा तेरा महीने का, 5500, ऐसे बोलते हैं ना, 10 साल में मेरा लोन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक फिक्स है उसके पास। लेकिन इसमें जब तक तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, चलना, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, है ना। लोग बोलते हैं यार मैंने लिमिट खुलवाई है, जैसे बिजनेस वालों के क्या होता है, उनकी लिमिट होती है, उनको बैंक ने एक 20 लाख की लिमिट खोल के दी होती है कि तुम्हें उसमें से जितना इस्तेमाल करना तुम कर लो, क्योंकि उनको ट्रांजैक्शन करनी होती है। आज कहीं से माल आ रहा है, आज कहीं से उनको ट्रांजैक्शन करनी, कहीं पेमेंट करनी है, तो वो कितनी बार लोन लेने जाएगा बैंक में, इसलिए उनके लिए क्या खोल के रखा होता है, ये LOC, मतलब लिमिट जिसको हम बोलते हैं। तो यार टाइम इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना यार, कैसी बातें कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, जितना यूज़ करोगे उतने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल सही पकड़े। अब अगर आपने एक महीने में 50,000 रुपये खर्चा किया तो आपको एक महीने का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना सर, आप समझ रहे हो। अगर आपने खर्चा ही नहीं किया तो इंटरेस्ट किस पे दोगे, क्लियर। जब यूज़ करोगे जितने टाइम के लिए, जितने टाइम के अंदर यूज़ करोगे उतना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसमें आप ऐड करोगे FDI कितना है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है कि नहीं है, ट्रेड सरप्लस है कि नहीं है, लेटेस्ट फिगर्स के साथ, ठीक है। किन किन
जगहों पे हम हमारा ट्रेड स्ट्रांग है उनके साथ, जैसे कि टी, ऑयल एंड शुगर। टी, ऑयल एंड शुगर, इंडिया वहां पे इन्वेस्ट करता है इन मामलों में, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, अब वहां पे ऑयल डिप्लोमेसी की बात आती है। सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है अभी आएगा सामने। वियतनाम के पास अपना टेरिटरी में कोई ऑयल नहीं है, मतलब जैसे इंडिया के पास है ना असम वाली साइड में, वैसे ही वियतनाम की टेरिटरी के अंदर ऑयल नहीं है। लेकिन सामने एक सी है, उस सी का नाम क्या है, साउथ चाइना सी में ऑयल है, और वो वियतनाम की उसमें आता है इन्फ्लुएंस जोन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, उसमें आता है। उसमें वियतनाम ने बोला कि यहाँ पे ऑयल है, लेकिन मेरे पास मशीनरी नहीं है इसको निकालने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जोन को मैंने क्या कर दिया, अब प्राइवेट करने से क्या होगा, वहाँ पे क्या आएगी, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, और उस इन्वेस्टमेंट को किसने किया, ONGC विदेश। ONGC हमारी इंडिया की PSU है, उसकी जो फॉरेन में काम करने के लिए जो एक सब्सिडरी कंपनी है, दैट कंपनी इज नेम्ड एज ONGC विदेश। जैसे मान लो कि हमारा ईरान के साथ कोई अभी पैक्ट साइन हो गया, उसमें ईरान ने बोला कि ठीक है तुम आओ यहाँ पे, हम तुम्हें अपना एक ऑयल फील्ड लीज पे दे देते हैं, तुम आओ, तुम यहाँ पे ड्रिल करो, उस तेल को फिल्टर करो, ले जाओ, क्लियर, हमें लीज का पैसा दे देना, ठीक है। तो उसके लिए अब ONGC तो उठ के जाएगा नहीं ना, उसके लिए एक अलग से कंपनी है, दैट इज ONGC विदेश, वो जाएगी वहाँ पे, और वो वहाँ पे जाके एस्टेब्लिश करेगी अपना सेटअप और तेल लेकर आएगी। वैसे ही वियतनाम में अब कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ONGC विदेश। जैसे ही ये वियतनाम में घुसे, चाइना को गुस्सा आ गया। चाइना बोला कि ये साउथ चाइना सी जो है ना सर, ये मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इंडिया बोला कि हमें तो वियतनाम ने बुलाया, वही बोला यहाँ तेल है, बोला तेल तो मैं तुम्हारा निकालूंगा, तुम निकलो पहले यहाँ से, ठीक है। यहीं से इमर्ज होता है हमारे लिए इंडिया के हिसाब से साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट, क्योंकि हमारा डायरेक्ट स्टेक नहीं है वहाँ पे, हम लोगों का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है उसके साथ, लेकिन अब हमारा लिंक बन गया उसके साथ, ठीक है। क्योंकि हमें ऑयल निकालना था, ऑयल निकालने के लिए किसने बुलाया, वियतनाम ने। वियतनाम एक सोवरेन कंट्री है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसमें पंगा कौन खड़ा कर रहा है, चाइना। किस मामले में, साउथ चाइना सी के मामले में, ठीक है। ये हो गया। देखो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, मेजर पार्टीज कौन कौन सी पार्टीज डिस्प्यूट में शामिल हैं, चाइना, वियतनाम, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, थाईलैंड। ब्रुनेई, मलेशिया, थाईलैंड। These are the disputed islands in South China Sea. आप लोग मंथली करंट अफेयर की बुकलेट पढ़ रहे हो, कौन सी,
वो करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर की बुकलेट कोई पढ़ रहे हो? हैं? बकवास है, नहीं पढ़नी है। दैट इज फॉर मेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स। नहीं पढ़ रहे? मैंने मुंह क्या देख रहे हो? हाँ या ना मैं जवाब दो। CAPF तो देना ना, AC। कोशिश करो। मैं क्या ही सजेस्ट करूं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने अनऑफिशियली सजेस्ट किया तो कुछ बोले ना। ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट है, अब 1949 में चाइना का बर्थ होता है। ओके, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो कमांडिंग जो गवर्नमेंट थी वो एक्सपेल कर गई किधर, ताइवान में, और वहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री माओ जेडोंग के नेतृत्व में। उन्होंने एक पासपोर्ट जारी किया चाइना ने उस टाइम पे 1949 में। उस पासपोर्ट में मैप था चाइना का। उस मैप में साउथ चाइना सी भी उन्होंने इंक्लूड कर रखा था कि ये जो इस रीजन के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे आ जाओ चाइना में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। समझ आया? हमें उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन जब उस पासपोर्ट को लिया और यूएसए ने उसको जूम किया, ध्यान से देखा, तो ये अगर चाइना की बाउंड्री है, ये अगर साउथ चाइना सी है, तो इसमें एक ऐसे करके डैश वाली लाइन बनी हुई थी। इसको इन्होंने क्या बोला? 11 डैश लाइन। जब उन्होंने थोड़ा सा और उसको ध्यान से देखा और स्टडी किया तो उनको पता चला कि इट्स बेसिकली 9 डैश लाइन। मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है? जैसे कऊ की टंग होती है ना, जीभ, वैसी थी इसी स्ट्रक्चर में, ये यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जब ये डिस्प्यूट खड़ा हुआ, उसके बाद इन कंट्रीज़ ने और इन आइलैंड्स के लोगों ने बोला कि यार ये क्या मतलब है, हम तो आज़ाद हैं भाई, ये तो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी घुस रहा है और हमारी पॉपुलेशन को क्लेम भी कर रहा है कि ये मेरे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो चाइना ने बोला कि सर, जब ये हिंग डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी थे यहाँ पे चाइना में, तो उनका कंट्रोल इस लाइन के अंदर अंदर हर एरिया में था। तो उन्होंने जो जहाँ जहाँ कंट्रोल लाया था वो एरिया हमारा। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र हम ही बना रहे हैं, सब लगे हुए हैं। जैसे हम लोग क्लेम करते हैं कि शोका ने वो पूरा वो वहाँ से लेके जहाँ तक ले गया, हम वो ऐसा ही बनाएंगे, तो सेम इनका भी वही हाल है। गधे, इतनी बड़ी कंट्री क्या करोगे, लेकिन ये भी लेके जाना है। ठीक है, अब इसी बीच 1982 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ यूएन लेवल पे, दैट वाज यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सीज। ठीक है, इसमें उन्होंने जोन्स डिवाइड किए कि कॉन्टिग्यूस जोन 1982 में यूएन क्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। लिख लिया आपने? आपने आईआर पहले भी पढ़ा है, मुझे लगता है ऐसा। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज? नहीं पढ़ा? खुद से तो पढ़ा ही होगा। नहीं, कल आप पूछे थे ना टेस्ट के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा है। ठीक है, अब उस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड वाटर क्राइसिस, मतलब वाटर बॉडीज को लेके क्राइसिस डेवलप हो रहे थे, तो इसलिए यूएन को बीच में स्टेप इन करना पड़ा और उसने ये एक लॉ बनाया। जिस लॉ को उसने बोला उसमें इसने 5 जोन्स बताए हर कंट्री के लिए कि आपको इन्हीं जोन्स में आपको क्या करना है,
डिवीजन में काम करना है। पहला जोन था इंटरनल वाटर्स। यूएन क्लॉज डिवाइडेड ऑल द वाटर इन वर्ल्ड इनटू 5 ओशनिक जोन्स। UN clause divided all the water in world into 5 oceanic zones. First one is internal water. Water bodies within the country. लैंड एरिया कहाँ है? क्या बोल रहे हो? अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि लैंड एरिया के अंदर जो होती है। ओके ओके, इंटरनल वाटर्स, वेरी गुड। वाटर बॉडीज विद इन द कंट्री, एग्जाम्पल लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, कंट्री हैव फुल सोवरेनिटी इन वाटर बॉडीज पे, कंट्री का पूरा हक है। नेक्स्ट, सेकंड, टेरिटोरियल वाटर 0 to 12 nautical miles, 0 to 12 nautical miles, फुल सोवरेनिटी, यहां तक भी कंट्री की फुल सोवरेनिटी है। नेक्स्ट है कॉन्टिगियस जोन, कॉन्टिगियस जोन CONTIGUOUS, कॉन्टिगियस जोन 12 to 24 nautical miles, फुल सोवरेनिटी। फोर्थ वन इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कितना होता है ये? 24 से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स। पार्शियल सोवरेनिटी, पार्शियल सोवरेनिटी, पार्शियल सोवरेनिटी मतलब आपकी सोवरेनिटी है, अगर वहाँ से किसी का डिफेंस वेसल या फिर कोई कमर्शियल वेसल पास कर रहा है तो आप उसको रोकोगे नहीं अनटिल एंड अनलेस वो आपके लिए एक थ्रेट हो। ओके, जिन कंट्री को आपने अपनी एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर रखा है और उसका पास कर रहा है तो वो आपके लिए थ्रेट है, बट अगर कोई फ्रेंडली कंट्री का पास कर रहा है आपके लिए वो थ्रेट नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड फिशिंग। एंड फिफ्थ वन इज हाई सीज जोन, हाई CSEA, ठीक है, हाई सीज जोन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। पता नहीं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बाय एनी कंट्री ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बाय एनी कंट्री। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और लोगों को बोला कि भैया इसको आप अप्लाई कर लो। इशू कहाँ आया? इशू यहाँ आया कि अगर ये एक कंट्री है और ये भी एक कंट्री है, इसकी बाउंड्री ऐसे टच हो रही है, अगर ये इसका एक वो है हाई सी जोन है तो ये इसका भी तो हुआ ऐसे करके, समझ रहे हो? ये इसका भी तो हुआ। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश के बीच में देखो आप, तो बे ऑफ बंगाल में तो फिर तो डिस्प्यूट है। वेस्ट बंगाल से अगर हम देखेंगे तो ये इस तरफ पानी और ये बांग्लादेश का, ये बोलेगा ये मेरा एरिया है, वो बोलेगा ये मेरा एरिया है। यूएन क्लॉज की जो जोनिंग कंसेप्ट था ना, ये जिसमें 5 जोन इन्होंने डिवाइड किए, उसमें इस चीज़ को लेकर उन्होंने कोई भी कंसेप्ट नहीं दिया कि इसको कैसे हल किया जाएगा। देन लेटर ऑन एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया, दैट इज आर्किंग। इसमें इन्होंने क्या बोला कि आप अपने सिंपली कोस्ट पे खड़े हो जाओ, जाके कोई भी कंट्री अपने कोस्ट पे जाके खड़े हो जाए, वहां से 200 नॉटिकल माइल से आगे वाला जो एरिया है वो उसका क्या होगा, हाई सी जोन, हाई सी जोन होगा। ठीक है, और जहां पे 2 कंट्रीज का हाई सी जोन आपस में क्लैश कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, चाइना, और ये यहाँ पे क्या है, वियतनाम, और ये है क्या आपका साउथ चाइना सी। क्लियर? तो यूएन क्लॉज ने बोला कि अगर 2 कंट्रीज का ऐसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी जोन क्लैश कर रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, बैठ के
बातचीत करेंगे और दोनों मिलकर, क्योंकि मसला क्या है, मिनरल एक्सप्लोरेशन का, सारा मसला किसका है, मिनरल एक्सप्लोरेशन का। तो उन्होंने बोला कि आप लोग आपस में बैठ के एक एग्रीमेंट साइन कर लो और मिल बांट के खा लो, हमसे मत पूछना, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो फिर हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये दो हैं ही, फिर आ जाना यहाँ पे लड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग आपस में ही आर्किंग कंसेप्ट को अप्लाई करके मसला सुलझा लो, ठीक है। लिखो इसको, आर्किंग कंसेप्ट। ये पहले लिखना, UN clause has nothing to say about high seas zone. UN clause has nothing to say about high sea zone, and this created many disputes all over the world. And this created many disputes all over the world. So they came up with arcing concept. So they came up with arcing concept. ठीक है। What if in between 200 nautical mile what if in between 200 nautical mile there is another territory, land or country, then arcing concept would be applied. This is required only if you have curved coastline. Only if you have curved coastline. ठीक है। This concept said that stand on your coast at any point and look in any direction then 200 nautical miles straight will be your EEZ. Then 200 nautical miles straight will be your exclusive economic zone. Okay, ठीक है। But if two EEZs of two countries overlap, then they have to sit and mutually discuss the issue and demarcate zones for the activities. And क्या बोला? And demarcate zone for activity. Activity मतलब mineral exploration, oil और fishing, ठीक है। बट चाइना क्या कर रहा है? चाइना कह रहा है कि मैं तो ये मानता ही नहीं, आर्किंग तो तब होगी ना जब ये सी तुम्हारा होगा, जब सी ही मेरा तो आर्किंग कहाँ से आ जाएगी? समझ आया? ठीक है। यूएन क्लॉज ने आर्किंग कंसेप्ट दे दिया, लेकिन वो माना ही नहीं। वो बोला कि पूरा का पूरा सी ही मेरा है, तो आर्किंग कहाँ अप्लाई करोगे? मैं नहीं मानता फालतू की बातें, ठीक है। अब चाइना क्या कर रहा है? ऊपर से चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है, और वहाँ पे अपने डिफेंस इक्विपमेंट रख रहा है, समझ रहे हो? तो एयर स्ट्रिप्स बना रहा है और वहाँ पे जहाज वगैरह अपने रख रहा है। इसी बीच फिलीपींस को बहुत दिक्कत थी। फिलीपींस आपको पता है, फिलीपींस ने 2013 में केस लगा दिया। कहाँ पे? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कहाँ पे है ये?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड। किसकी बॉडी है ये? यूएन की। पक्का? टोटल कितनी बॉडी है यूएन की? कौन कौन सी? एंड आईसीजे। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी हेग में ही है, याद रखना। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। फ़र्क है दोनों में। फ़र्क क्या है बताता हूँ अभी, ठीक है? तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में ही है। ओके, अब इसमें और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या फ़र्क है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो चीज़ें जाती हैं जो एक इंटरनेशनल लॉ के तहत एस्टैब्लिश्ड है। जैसे हमारी कंट्री में अगर कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हो, जहाँ फिर कोई बनाए हुए कानून का वायलेशन करते हैं, तो ही आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। वैसे ही जो यूएन के द्वारा बनाया गया कानून है, इंटरनेशनल लॉ, अगर आप उसका वायलेशन करते हो तो आपको कहाँ घसीटा जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जैसे कुलभूषण यादव वाला केस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है? उसमें सिंपल सी बात ये होती थी कि काउंसलर एक्सेस दिया जाता है, भले वो कोई भी हो, कैसा भी प्रिजनर हो। अगर दोनों कंट्री ने यूएन के मेंबर हैं, पाकिस्तान भी यूएन का मेंबर है और इंडिया भी यूएन का मेंबर है, और पाकिस्तान बोलता है कि वो स्पाई है, वो जासूस है, यूएन के लॉ में ये बोला कि ठीक है वो जासूस है, लेकिन उसको भी काउंसलर एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और वो भी अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और इंडिया ने इसी बात को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया कि भाई साहब इन्होंने उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, उसको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी सुना दी। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि तूने ये गलत किया, उसको काउंसलर एक्सेस दे, उसके घर वालों से मिलवाओ उसको, और जब तक हम बोलेंगे तब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। समझ आया? लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बेसिकली क्या है कि अगर कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, दो देशों के बीच में, या फिर एक कोई यूएन, जैसे ये यूएन क्लॉज, इसके बीच में ये 5 जोन और ये आर्किंग का कंसेप्ट है। क्लियर? अब चाइना कहता है कि मैं नहीं मानता आर्किंग को, तो फिलीपींस को प्रॉब्लम है। फिलीपींस कहाँ गया? नो, नॉट यूएन। फिलीपींस गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसने बोला कि ये तुम लोगों ने लॉ बनाया, ये उस लॉ का क्या कर रहा है? पालन नहीं कर रहा है यार। इसने ब्रेक नहीं किया है, बस ये उसको मान नहीं रहा है, इसको मनाओ, ठीक है? तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बेसिकली एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है, इसके डिसीजन किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, याद रखना इस बात को, ठीक है? ये कोई ऐसा कोर्ट नहीं है, बट एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है ये, मतलब एक्सपर्ट बंदे बैठे होते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसके बीच में फिलीपींस कहाँ गया था फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में? वो भी चले जाते हैं इसमें डिस्प्यूट, और ये यूएन वाले भी डिस्प्यूट भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, ठीक है? अब फिलीपींस वहाँ गया और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया फिलीपींस के फेवर में, और चाइना को बोला कि भाई तू ये जो 9 डैश लाइन की बात करता है ये डिस्प्यूटेड है, ये नहीं हम मानते, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत ठीक बात नहीं है। यू कांट क्लेम एंटायर टेरिटरी बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। भाई वो उसका भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके आगे हाई सी आ जाता है, हाई सी में तो कोई भी घूम सकता है, तू कैसे किसी को रोक सकता है? तो चाइना बोला कि मैं नहीं मानता तेरी बात, क्योंकि उसकी बात मानो ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिखो, फिलीपींस इन 2013 टुक चाइना टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन took China to permanent court of arbitration. It is not a court but a body of bureaucrats. It is not a court but body of bureaucrats sitting in Hague, Netherlands, to look into matters which are failed to resolve by 2 countries. कोई मॉरल वैल्यूज़ भी होती हैं किसी के अंदर, कोई ह्यूमिलेशन नाम की चीज़ भी होती है। अब हमें ही कोई बोलेगा कि तुमने गलत किया तो हम कितने ह्यूमिलेट हो जाते हैं वर्ल्ड में। चाइना को फ़र्क नहीं पड़ता, रशिया को भी नहीं पड़ता, ट्रंप को भी नहीं पड़ता, चचा को भी नहीं पड़ता, खैर
बट एक तरह से एक शर्म होती है बंदे को कि यार बेइज्जती होगी इंटरनेशनल लेवल पे, नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ है। फ़ायदा तो यार यूएन का भी नहीं है। कोई डिस्प्यूट को रोक सकते हैं, वो नहीं रोक सकते ना, तो फ़ायदा क्या है उसका। अब यही होगा आगे आने वाले टाइम में कि यूएन एक 5th टायर ऑफ गवर्नमेंट बनने जा रहा है आपका। अब कोई इंडिविजुअल कंट्री रिप्रेजेंट नहीं करेगी यूएन में, अब क्या बोलते हैं उसको, यूनियंस रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे अभी यूनियंस बनने जा रही हैं, साउथ एशियन यूनियन, साउथ ईस्ट एशियन यूनियन, जिसको हम आशियान बोलते हैं। तो ये लोग अब अपने अपने मेंबर्स वहाँ भेजेंगे, समझ रहे हो। इंडिविजुअल कंट्री अब आगे जाके नहीं होगी, क्योंकि इंडिविजुअल कंट्री का से बहुत बड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली नो, वो उनके, अरे सबसे बड़ा एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर यूनाइट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यूरोप में क्या है, यूरोप में आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपकी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना, आपको एजुकेशन कैसे चलानी, हेल्थ चलानी, वो इंडिविजुअल कंट्री पे डिपेंडेड है। ओके, वो उसके लिए कंट्री कोई भी यूरोपियन यूनियन की बात नहीं मानती। यूरोपियन यूनियन किस बेस पे टिका हुआ अभी तक? बिकॉज ऑफ यूरो, क्योंकि हर कंट्री में एक ही करेंसी चलती है, भले वो जर्मन है, भले वो फ्रेंच है, भले वो पोलिश है, पैसा उसके पास यूरो ही होगा। सोचो, अब कल को श्रीलंका में अगर रुपी चलने लग गया तो श्रीलंका तो हमारा ही हो गया। वैसे ही, या फिर बांग्लादेशी रुपी भी चल सकता है, वो हमसे आगे हैं इस टाइम पे पर कैपिटा इनकम में। सो इट माइट बी कि वो वहाँ पे पहुँच जाएँ पहले तो। हाँ, चाइना भी हो सकता है। खैर, हमें रेमनिबी है ना चाइना की करेंसी। चाइना की करेंसी क्या है? येन है, रेमनिबी है? जापान की क्या है? वो सर्च करो यार प्लीज़, जल्दी 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 सर्च करो। चाइना की करेंसी क्या है? हाँ जी बोलो। क्योंकि उसने वायलेट नहीं किया था, ये दोनों कंट्री का आपस का मामला था। युआन, तू येन बोल रहा था, बट मुझे रेमनिबी पे ये युआन किसकी है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। मतलब वो पीआरसी की है। ओके, जो आप बोल रहे हो युआन किसकी है? अच्छा, मतलब जो ये वाला चाइना बड़ा वाला, इसकी रेमनिबी ही है। ओके ओके, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, आप भी सही बोल रहे हो। ठीक है, कहाँ पहुंचे हम? परमानेंट कोर्ट ऑफ पीसीए गेव वर्डिक्ट अगेंस्ट चाइना। पीसीए गेव वर्डिक्ट अगेंस्ट चाइना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इससे पता चल जाएगा ना आपको। कल को कोई पूछेगा तो जवाब देने लायक बन जाओगे। हम तो रेमनिबी ही बोलते थे, अब पता नहीं अगले को नहीं आता, इसमें हमारी वाहवाही है। ठीक है, सो पीसीए गेव इट्स वर्डिक्ट अगेंस्ट चाइना बट इट कांट एनफोर्स इट्स वर्डिक्ट ऑन एनी कंट्री। enforce its verdict on any country. This verdict, China refused the verdict its verdict. Verdict came in September 2016. हाँ, 2016। उसके ठीक 2 महीने के बाद 8 नवंबर 2016 को। हाँ, कितने अच्छे से याद है आप लोगों को, थैंक गॉड।
आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ वर्डिक्ट इंडिया आफ्टर 45 मिनट ऑफ वर्डिक्ट इंडिया डिमांडेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, डिमांडेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। चाइना बोला पहले पढ़ तो लो वर्डिक्ट आया क्या है, 45 मिनट हुए नहीं आए हुए तुम बोल रहे हो फ्रीडम ऑफ, तुम्हारा क्या क्लेम, तुम क्या करने आओगे साउथ चाइना सी में, तुम्हें क्या लेना देना। इंडिया बोला हमें नहीं पता, यूएन क्लॉज ने बोला है कि भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन आर्किंग कंसेप्ट होना चाहिए। चाइना बोला भाई पढ़ तो ले, लिखा क्या उसमें, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या करेगा तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। लेकिन वही जो मैंने आपको बताया ONGC विदेश, उसका स्टेक लगा था, उसका पैसा लगा हुआ था वहाँ पे, तो वही हाल हुआ। इंडिया नॉट ए पार्टी टू डिस्प्यूट, इंडिया नॉट ए पार्टी टू डिस्प्यूट, इंडिया नॉट अ पार्टी टू डिस्प्यूट said if there is any dispute in South China Sea, if there is any dispute with South China Sea, then it must be resolved by UN clause, then it must be resolved by UN clause. Okay, next, India demanded freedom of navigation. Okay, उसके बाद वियतनाम के PM इंडिया में आए, इन्होंने MOU साइन किया ट्रेड पे भी, ठीक है, पहले तो डिफेंस पे हो रखा था, बाकी सब चीज़ों में अब ट्रेड पे भी हो गया और कल्चर पे भी हो गया, हेरिटेज पे भी हो गया, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो किया जाता है और इंडिया तो बर्थ ऑफ बुद्धिज़्म इज इन इंडिया, तो उनको हम लोग अब बोध गया में क्या करवाते हैं, उनको दर्शन करवाते हैं, बोध गया में लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको दर्शन वगैरह करवाते हैं। अभी हमने आसियान नेशन के सभी देशों उनको बुला के हेड्स को उनको बोध गया में जाकर दर्शन करवाए। अभी हम वहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट एक क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि ट्रेन चलेगी, वो सारे बुद्धिस्ट साइट्स को कवर करेगी, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टूरिज़्म इसमें अब हम प्रमोट करने जा रहे हैं और उसने आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भी बातचीत की है, ठीक है। हाँ, इंडिया बहुत कुछ दे रहा है, ये सब तुम अब ऐड करते जाना इसमें, ये सब बेसिक्स, ठीक है, फॉर द वियतनाम एंड साउथ चाइना सी के लिए बेसिक्स था कि क्या मसला है। चाइना इज़ ए असर्टिव मतलब नेशन, सुन लो, वो एजर्ट करता है अपने आप, वो डायरेक्ट किसी के साथ पंगा नहीं लेता है, वो बस अपना आएगा, थोड़ा सा पंगा लेगा और चला जाएगा, मतलब उंगली करना जैसे बोलते हैं जिसको, जैसे अभी वहाँ पे लद्दाख में अगर उसको टेरिटरी क्लेम करनी होती तो वो आराम से कर लेता उस टाइम पे, लेकिन वो उंगली करनी है उसको, ताकि इंडिया का फोकस जो है इस तरफ शिफ्ट हो। और बेसिकली चाइना का वहाँ पे ये करने का मसला ये भी है कि चाइना अब सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत बड़ी, हाँ भाई मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, ताइवान और साउथ कोरिया, यस यू आर राइट। जब वो शॉर्टेज आई तो चाइना ने बोला कि मैंने बाकी सब बना लिया, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनाई, तो मुझे वही बनानी है, समझ आया। और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या स्पेलिंग है बोलना? लद्दाख क्या है? लद्दाख, लद्दाख है क्या है? लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट बोले तो कौन सी नदी निकलती है? दैट इज वाई दे आर क्रिएटिंग डिस्प्यूट इन लद्दाख जोन, क्योंकि उनको सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री लगानी है वहाँ पे, इसलिए वो थोड़ा सा बफर जोन आगे क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया को पीछे पुश कर रहे हैं। फिर गुजरात पीछे से रह जाएगा ना, हमें तो गुजरात को आगे पहुँचाना है। इंडिया बोलेगा कि सैंड तुम्हारे पास वहाँ भी है राजस्थान में, तो वहाँ क्यों नहीं लगाया जाएगा? यूरेनियम है कि थोरियम है? यूरेनियम पक्का है? श्योर है? कहाँ पे है? अगर यूरेनियम होता तो रेडियो एक्टिविटी नहीं उससे लॉन्च होगी। गुड, अब समझ आया कि ये लद्दाख का डिस्प्यूट क्यों है, ये इसीलिए है।
सोलोमन आइलैंड्स, हाँ। वो सोलोमन आइलैंड जो परसों कल आया, तो यूएस ने बोला कि मैं उसमें खोलूँगा, चाइना ने उसके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है ना, म्यूचुअल पीस एग्रीमेंट, कि कल को कुछ भी होगा तो मैं अपनी आर्मी वगैरह भेज दूँगा। तो दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हैं। तो अब इनके आसपास की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जितने भी चैनल स्ट्रेट्स वगैरह जो भी पास हो रहे हैं, सबको मेंशन करो, डेली मैप वर्किंग करो, ठीक है। चाइना एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है चाइना ने, दैट इज़, क्या है इसका मतलब, वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना, वन भारत वन राशन कार्ड, ओ फॉर वन, बी फॉर भारत, ओ फॉर वन राशन कार्ड। सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं वन भारत वन राशन कार्ड, और भी लगे हुए दुनिया में बहुत सारे। अरे तुम चाचा का मजाक उड़ाते हो, चाचा सारा आइडिया बाहर से चुराता है, तो यहीं से चुराया। यस, ये कनेक्ट कर रहे हैं, जो क्या क्या कनेक्ट कर रहे हैं, और ठीक है, इसका मैप देखना घर जाके, पूरा का पूरा ये कनेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को ट्रेड पर्पसेस के चक्कर में। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, ठीक है, हर एक चीज़। तो क्या डिस्प्यूट है तेरे दिमाग में, बोल। सर यूएसए चाइना में बोलता है वो डिफेक्ट कर लेता है करेंसी को, तभी वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेता है। अरे भाई तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि तुम लोगों को जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। अब इंडिया और चाइना का ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है 2020 के बाद। अगर इतना ही तेरे को देश प्रेम होता तो ये नहीं होता ना, अभी एमआई नहीं चल रहा होता यहाँ पे। पर मैंने पहले ही बोला, नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में फ़र्क है सर, उसमें तेरे को क्वेश्चन किया जाएगा, पैट्रियोटिज्म में तू खुद को क्वेश्चन करेगा, डिफरेंस है। वो अप्लाई करो ना, यही हाल यूएस का है। तुम्हें क्या लगता है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है भाई, उसको जहाँ से सस्ता मिलेगा वहीं से उठाएगा। तेरे पास भी तो है सब कुछ, तेरे से क्यों नहीं लेता वो? तेरे से वो चीज़ लेगा जो तेरे पास सस्ती है। क्या दवाइयाँ, 8 रुपये का पत्ता पैरासीटामोल का 8 रुपये, $1 में कितनी आ जाएंगे पैरासीटामोल? और वो वहाँ पे उसको $1 में बेच देगा एक पत्ते को, कितना मुनाफा लेके गया। यही फ़र्क है गुरु। ऐसे हम नहीं क्या करते, हम भी तो चले जाते हैं वो पाड़ी मला 800 रुपये की 4 जीन ले आते हैं उठा के। तो क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं। लेवाइस के शोरूम में जा, जाने से पहले तेरे को पसीने आने शुरू हो जाएंगे कि अंदर गया, लेना तो नहीं है, पर बेइज्जती जो होगी वो अलग। वो ऐसे देखते हैं तो मैं आ गया गरीब, आएगा देखेगा चला जाएगा, रेट पूछेगा, डिस्काउंट पूछे, कब डिस्काउंट नहीं आया कोई अभी, चलो जब आएगा फिर आऊँगा मैं। होता है ना मॉल में, हम लोग क्या फ़ोटो खिंचाने जाते हैं, खरीदने गए आज तक? पागल हो गए, उसकी पार्किंग की पर्ची नहीं देनी होती हमसे, खरीदोगे क्या? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है, कि अगर एक तरफ हमारा जो है इंटरेस्ट लिंक कर रहे हैं, उसी तरफ हमारा रोड भी डेवलप किया जाएगा। इसी बीच उसने एक सिल्क रूट डेवलप किया जो पहले चलता था थ्रू ऑटोमन्स की टेरिटरी, मतलब बेजेंटाइन एम्पायर से होता हुआ सीधा सीधा यूरोप से कनेक्ट करता था। दूसरा मैरीटाइम सिल्क रूट, इसके ईस्ट वाली साइड से जितने भी सी रूट्स बनते हैं टूवर्ड्स यूएस से, टूवर्ड्स नीचे वाला साउथ ईस्ट एशिया, टूवर्ड्स एशिया, साउथ एशिया, ये सबको डेवलप वो कर रहा है। इसी बीच एक, इसको BRI भी बोलते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है, OBOR को, प्रोजेक्ट को। इसी बीच एक हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एज सच ये OBOR का हिस्सा कैसे है? ये एक ऑफशूट है बोले तो। अगर चाइना से चल के, अगर आप ध्यान से देखो तो इनको जाना है यूरोप, ये लोग यहीं से निकल जाएंगे, पाकिस्तान नीचे रह जाता है। ओके, पाकिस्तान नीचे रह जाता है, ये लोग यहीं से टर्की से या ऊपर से कजाकिस्तान से होते हुए निकल लेंगे अपना सामान लेकर। बट इनको उंगली करनी थी
एज आई टोल्ड यू, चाइना इज एजर्टिव पावर, ये बस अपने आप को एजर्ट करने की कोशिश करता है। उंगली किसको करनी है, क्यों करनी है, पीओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ पीओके हमें हमारा पार्ट है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है, अभी तक उस पर सहमति नहीं हुई है दोनों देशों के बीच में, इसलिए उसको पीओके बोला जाता है। और जो यहाँ पे कश्मीर है उसको IAK, ठीक है। अब इसी बीच वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, एक तो रेल लिंक, रोड लिंक और ठीक है। अब ट्रेन चलानी है तो सर उसको पावर भी तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से आएगी, पावर वहीं से आएगी, ठीक है। जो सपना USSR ने देखा था ना किसी ज़माने में अरेबियन सी से कनेक्ट होने का, ये वही सपना है। बताया था ना मैंने, पाकिस्तान का क्रिएशन क्यों हुआ है, आई टोल्ड यू ना, ये वही है। इसलिए रशिया चाइना के साथ अभी अच्छा खासा मिला हुआ है। अब ये अगर बन जाएगा ना तो इससे रशिया भी अपना तेल जो है अरेबियन सी में उतार सकता है डायरेक्ट, समझ आया। और चाइना किसी का सगा नहीं है। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया लाइन वाला, उसमें अब अफ़गानिस्तान में वो आगे हैं पापा जी गजब टैक्स वसूलेगा अब क्योंकि अब ओपीएम तो कोई खरीद नहीं रहा है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर वो बंदूक से बात करते हैं, वो वैसे बात ही नहीं करते, वो टैक्स वसूलेगा अच्छा खासा, जैसे ऑटोमन्स कर रहे थे ना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे भी ये फैनेटिसिज्म आएगा ना वहाँ पे ये मरेंगे। ऑटोमन्स का क्यों बेड़ा करके हुआ, इसी वजह से हुआ ना, क्योंकि उन्होंने प्रोमिनेंस किसको दे दी, रिलीजन को, और वो थोपने लगे दूसरों पे भी। ये नहीं करना चाहिए था उनको, ये फिर रहते प्रॉस्पेर। अरे भाई टर्की आज इतने अच्छी शेप में बैठा है बिकॉज ऑफ ऑटोमन्स, रिच थे वो लोग, और कितने सही से स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बैठे हुए, मेडिटेरेनियन सी को कंट्रोल करते थे वो लोग। और आज देखो उन कंट्रीज की हालत, लीबिया की हालत देख लो आप, अल्जीरिया देख लो, मोरक्को देख लो, इजिप्ट की देख लो, आए दिन वहाँ पे बवाल। अरब स्प्रिंग का नाम सुना ही होगा नहीं तो अगर ऑटोमन्स इनका पंगा नहीं करते तो अच्छे खासे बैठ रहना था उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं होनी थी, ठीक है। ये है सीपैक का सही मायने में मतलब। इनको कनेक्टिविटी लानी है सारी की सारी गैस और ऑयल की नीचे टूवर्ड्स अरेबियन सी, बिकॉज मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो चुका है। मिडल ईस्ट में अब सऊदी अरब, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट वाले अब देखो सारी कंट्रीज के पास ऑयल है, ध्यान से सुनना, सारी कंट्रीज, इनफैक्ट UN क्या बोल रहा है कि क्या हो रहा है भैया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किससे हो रहा है, खत्म करो ऑयल को। कोई कह रहा है 2030 में कर दूंगा, कोई कह रहा है 2040 में कर दूंगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, मिडिल ईस्ट वाले ये क्या करेंगे, सोचा कभी? हाँ एग्जैक्टली, अब ये क्या करेंगे फिर उसके बाद, क्या नेगेटिविटी निकालो दिमाग से। सर भी UAE एक देश बना रहा है ना सर, कोई गाड़ी नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो जिस लोकेशन में ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ सबसे पहले मरेंगे ये लोग, ठीक है। इसलिए कतर को देख लो, कतर ने सारा पैसा अपना किसमें ठूस दिया है, अल जजीरा न्यूज़ चैनल में। वर्ल्ड में कितना फेमस है वो, इतना सा देश है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पैसा उनको प्रोवाइड करते हैं जर्नलिज्म को, कि भैया करो, अच्छा काम करो। मीडिया में, मीडिया हाउसेस में सबसे बड़ा। उसके बाद अगर आप सऊदी अरब की, UAE की बात करोगे तो वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं, न्योम सिटी क्रिएट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वहाँ पे कंडक्ट होने जा रहा है, तो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अब उधर ठूस दिया सारा का सारा। पैसा आना चाहिए कहीं से भी। शेख साहब अल हबीबी खजूर खाने का है,
समझ आया? जैसे दुबई कर रहा है सर, ऑयल यूज करना है नहीं सारा टूरिज्म। हाँ भाई, इसलिए कर रहा है वो। वहाँ पे अगर आप सिटीज़ देखोगे जो डेवलप कर रहे हैं और फॉरेनर्स को बोल रहे हैं कि आके यहाँ पे रहो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है वहाँ पे, आपको कहीं भी धुएं वाली गाड़ी दिखेगी ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी 24/7, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पानी फिल्टर होके बार बार आएगा, पेड़ लगा रखे हैं उन्होंने, टेम्परेचर ऐसा बना रखा है वहाँ पे, माहौल बना रखा है 50 डिग्री बाहर चल रहा है, अंदर उस सिटी के अंदर लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है उन्होंने। शेख साहब, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के पीछे भी पैसा यही लोग लगा रहे हैं कि ऑयल जाएगा तो कुछ तो आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने कवर करनी है और इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। देखो मेंस में आपको डाटा वाले पॉइंट्स आते ज़रूर हैं, थोड़ा बहुत डाटा भी आपको रिलेटेबल लिखना होता है, इतना उनको भी पता होता है कि आप एग्जैक्ट डाटा वहाँ पे कोट नहीं कर सकते, ठीक है। और कोट भी वहीं करना जहाँ आपको आइडिया होगा, फालतू में वहाँ पे ना ऐसे मतलब हवा मत मार के आना। 718 मिलियन आबादी होगी, 2 मिलियन, सारे थोड़ी यूपी होते हैं। यूपी में बहुत आबादी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।